हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाएं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का सटीक विश्लेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न जो है इसमें पूछा गया था, दल बदल कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई थी। इसमें जो है दल बदल कानून से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल जो है विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है, यह 1985 में जोड़ी गई थी। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है यहाँ दिए गए हैं। तो पहला संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं तो इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है, इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लाभ के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले विधायकों और सांसदों की अयोग्यता के संबंध में कड़े प्रावधान बनाकर सरकारों में जो है स्थिरता लाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है प्रभावी तिथि की बात करते हैं तो यह कानून 1 मार्च 1985 से प्रभावी हुआ। निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष यानी स्पीकर या सभापति चेयरमैन के पास दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुआ था। तो इसमें जो है डिजिटल इंडिया मिशन से प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। इस मिशन के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु जो है नीचे हम लोग देखेंगे। पहले, डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य जो है सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचाना और इंटरनेट कनेक्टिविटी में जो है सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी प्रत्येक नागरिक के लिए एक उपयोगिता के रूप में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। नेक्स्ट, दूसरा इसमें स्तंभ में आता है शासन और सेवाएं मांग पर, यानी ऑन डिमांड पर जो है इसको प्रोवाइड कराना। फिर है नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना। ये 3 जो है इसमें डिजिटल इंडिया मिशन का जो है 3 पिलर है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रमुख पहल। इसके तहत जो है डिजी लॉकर, ई अस्पताल, भीम यूपीआई और उमंग जैसे ऐप कई महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस भाग में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। इसके मुख्य रूप से 4 शीर्षकों में इसको विभाजित किया गया है। पहला आता है संघ की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। इसमें जो अनुच्छेद 343 कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। अंकों का रूप जो है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 344। इसमें राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग और संसद की समिति के गठन का प्रावधान जो है इसमें किया गया है। नेक्स्ट आता है प्रादेशिक भाषाएं, रीजनल लैंग्वेजेज की बात करें तो अनुच्छेद 345 राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की स्वतंत्रता प्रदान अनुच्छेद 345 के तहत की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 346, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या राज्य और संघ के बीच पत्राचार की भाषा अनुच्छेद 346। नेक्स्ट है अनुच्छेद 347, किसी राज्य की जनसंख्या के एक अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 347 प्रदान करता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा। अनुच्छेद 348 कहता है जब तक संसद कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही अंग्रेजी में ही होगी। नेक्स्ट आता है विशेष निर्देश की बात करते हैं, स्पेशल डायरेक्टिव्स। अनुच्छेद 350 का ये कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। और अनुच्छेद 351 कहता है हिंदी भाषा के विकसित और प्रसार के लिए केंद्र सरकार का निर्देशन इसमें अनुच्छेद 351 में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण नोट की बात करते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा जो है प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह का प्रमुख तत्कालिक धार्मिक कारण क्या था। तो इसमें जो 1857 से प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख और तत्कालिक धार्मिक कारण चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा था। दिसंबर 1856 में ब्रिटिश सरकार ने पुरानी ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल को सेना में शामिल किया। इस नई राइफल के इस्तेमाल ने सैनिकों के बीच भारी असंतोष पैदा कर दिया, जिससे मुख्य बिंदु इसमें निम्नलिखित आगे देखते हैं। पहला है चर्बी वाले कारतूस का विवाद, अफवाह और सच्चाई। सैनिकों के बीच यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले नए कारतूसों की चिकनाई के लिए गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया गया है। धार्मिक आस्था पर प्रहार, हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, जबकि इस्लाम में सूअर को वर्जित माना गया है। कारतूस को लोड करने से पहले उसके सिरे को दांतों से काटना पड़ता था, जिसे दोनों समुदायों के सैनिकों ने अपने धर्म को भ्रष्ट करने की एक साजिश इसको माना। नेक्स्ट आता है इसमें ईसाइयों का डर, ईसाईकरण का डर, यानी जो है इसमें सैनिक और आम जनता के मन में यह धारणा बैठ गई थी कि अंग्रेज उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते हैं। कारतूस का मुद्दा इस डर का पुष्टि के रूप में जो है देखा गया। नेक्स्ट आता है विद्रोह की शुरुआत की बात करते हैं। तो इस धार्मिक आक्रोश की पहली चिंगारी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में फूटी, जहां मंगल पांडे ने इन कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार कर दिया और अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया। इसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ से औपचारिक रूप से बड़े विद्रोहों की शुरुआत देखने को मिली है। तो यह जो है 10 मई 1857 में जो है यह विद्रोह की शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन यानी NSIC की स्थापना 1955 में हुई थी। इसमें आगे हम लोग देखते हैं, यह जो है भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME के तहत एक ISO प्रमाणित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य देश के लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, उनकी सहायता करना और उनके विकास में तेजी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस निगम की कुछ प्रमुख भूमिकाएं और सेवाएं जो हैं इस प्रकार हैं। विपणन सहायता, लघु इकाइयों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने और सरकारी खरीद कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करना इसका ये सहायता है। नेक्स्ट आता है इसमें कच्चा माल वितरण, यानी कच्चा माल वितरण से लघु उद्योगों को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा माल उपलब्ध कराना। वित्तीय सहायता की बात करते हैं तो बैंकों के साथ मिलकर ऋण सुविधाएं और कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में सहायता करना। नेक्स्ट है तकनीकी सहायता, आधुनिक मशीनों और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से लघु उद्योगों की कार्यक्षमता को बढ़ाना इसका जो है ये सभी जो है इसमें महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या उनसे छूट देने का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 यानी आर्टिकल 33 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्य को मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या सीमित कर सके, यानी फंडामेंटल राइट को लिमिट कर सके। इस प्रावधान से संबंधित कुछ मुख्य बातें हम लोग निम्नलिखित है, इसको देखते हैं। संसद की विशेष शक्ति, यह शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं है। संसद इसके लिए कानून बना सकती है ताकि इन बलों के सदस्य अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन कर सके और उनके अनुशासन को बनाए रखे। नेक्स्ट आता है उद्देश्य, इसका प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना है। अनुशासनहीनता रोकने के लिए उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता या प्रेस से बात करने जैसे अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें न्यायिक चुनौती की बात करते हैं। अनुच्छेद 33 के तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट है शामिल सदस्य, यह प्रतिबंध न केवल लड़ाकू सैनिकों पर लागू होता है बल्कि सशस्त्र बलों से जुड़े अन्य कर्मचारियों जैसे रसोइया, बढ़ई, मैकेनिक और संदेशवाहकों पर भी लागू होता है। संबंधित कानून के उदाहरण, संसद ने इस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए कई अधिनियम पारित किए गए हैं, जिसमें जो है एक एग्जाम्पल के रूप में सेना अधिनियम आर्मी एक्ट 1950 है।
नौसेना अधिनियम 1950 है, वायुसेना अधिनियम 1950 है और पुलिस बल जो है अधिकारों पर प्रतिबंध अधिनियम 1966 है। नेक्स्ट आता है इसमें भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। तो इसमें राज्यसभा संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची यानी फोर्थ शेड्यूल के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन एलोकेशन ऑफ सीट्स का जो है प्रावधान किया गया है। इस अनुसूची से संबंधित मुख्य विवरण जो है निम्नलिखित है, हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहला है संवैधानिक आधार। यह अनुसूची संविधान का अनुच्छेद 4 का 1 और अनुच्छेद 80 का क्लाउज 2 से संबंधित है। नेक्स्ट है आवंटन का आधार। राज्यसभा में सीटों का आवंटन मुख्य रूप से संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की सीटें अधिक हैं जबकि छोटे राज्यों की सीटें कम हैं। केंद्रशासित प्रदेश। वर्तमान में केवल 3 केंद्रशासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, क्योंकि अन्य केंद्रशासित प्रदेशों की जनसंख्या कम होने के कारण उनके लिए सीटें आवंटित नहीं की गई है। नेक्स्ट है राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80। इसमें जो है राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 250 जो है निर्धारित की गई है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। 12 सदस्य की बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र से यह संबंधित है। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या जो है कितना है, 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वारंगल में स्थित हजार स्तंभ मंदिर किस वन से संबंधित है। तो इसमें हजार स्तंभ मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर वारंगल के तेलंगाना यानी तेलंगाना में वारंगल में स्थित प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर 1000 पिलर टेम्पल का संबंध काकतीय वंश यानी काकतीय डायनेस्टी से संबंधित है। इस मंदिर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निम्नलिखित हैं, इसमें देखते हैं। निर्माण की बात करते हैं, इस मंदिर का निर्माण 1163 ईस्वी में काकतीय राजा रुद्रदेव के शासनकाल में हुआ था, इसीलिए इसे रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वास्तुकला शैली। यह मंदिर चालुक्य वास्तुकला शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें तारे के आकार यानी स्टेलर की संरचना देखी जा सकती है। नेक्स्ट आता है प्रमुख देवता की बात करते हैं, तो यह एक त्रिकूटालय है, जिसका अर्थ है कि इसमें 3 देवताओं भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य के लिए समर्पित 3 अलग अलग गर्भगृह हैं। विशेषता की बात करते हैं तो मंदिर के सामने काले पत्थर बेसाल्ट से बनी एक विशाल नंदी की प्रतिमा है, जो अपनी पॉलिश और बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। काकतीय वंश के अन्य प्रमुख स्मारक। काकतीय शासकों ने वास्तुकला के क्षेत्र में कई अद्भुत कार्य किए थे, जिनमें शामिल है पहला है रामप्पा मंदिर, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जो अपनी तैरने वाली ईंटों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें वारंगल का किला की बात करते हैं। अपने भव्य नक्काशीदार मेहराबों काला थोरानम के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। कौन? तो वारंगल का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कर्नाटक के डोलू कुनीथा त्यौहार में मुख्य रूप से किस भगवान की पूजा की जाती है। तो इसमें डोलू कुनीथा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर कर्नाटक के प्रसिद्ध डोलू कुनीता नृत्य और उत्सव में मुख्य रूप से भगवान वीरेश्वर लॉर्ड वीरेश्वर की पूजा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो विशेष रूप से कर्नाटक के कुरुबा गौड़ा समुदाय द्वारा किया जाता है। इस उत्सव से जुड़ी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इसमें देखते हैं। धार्मिक मान्यता की बात करते हैं तो यह नृत्य मुख्य रूप से भगवान वीरेश्वर के मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों के एक भाग के रूप में किया जाता है। प्रमुख बात ये जो है यंत्र, इसमें डोलू नामक एक बड़े और भारी ड्रम यानी नगाड़े का उपयोग किया जाता है, जिसे रंगीन कपड़ों से सजाया जाता है। नेक्स्ट है नृत्य शैली। यह नृत्य अपनी तेज गति, शक्ति और शारीरिक कौशल के लिए जाना जाता है। कलाकार भारी डोलू को गले में लटकाकर ताल पर नाचते हैं और विभिन्न प्रकार के कलाबाजी वाले करतब दिखाते हैं। अवसर की बात करें तो इसे विशेष रूप से महाशिवरात्रि और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय धार्मिक उत्सवों के दौरान आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कर्नाटक के कुछ अन्य प्रमुख लोक नृत्य। यक्षगान जो है यह कर्नाटक में पौराणिक कथाओं पर आधारित एक प्रसिद्ध नृत्य नाटक है। यक्षगान
कंबाला तटीय कर्नाटक में होने वाली भैंसों की पारंपरिक दौड़ जो है यह कंबाला है। भूत कोला जो है आत्माओं की पूजा से संबंधित प्राचीन अनुष्ठानिक नृत्य जो है यह भूत कोला है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के जनवरी 2026 के अपडेट के अनुसार 2027 में विश्व की अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है। इसमें आर्थिक विकास दर से प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी जनवरी 2026 के विश्व आर्थिक आउटलुक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार वर्ष 2027 के लिए विश्व की अनुमानित आर्थिक विकास दर 3.2% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट आता है इस रिपोर्ट के कुछ प्रमुख बिंदु जो हैं निम्नलिखित हैं। वैश्विक विकास दर IMF ने 2026 के लिए विकास दर का अनुमान 3.3% और 2027 के लिए 3.2% रखा है। संशोधन जो है 2026 के अनुमान में अक्टूबर 2025 की तुलना में 0.2% अंक की मामूली बढ़ोतरी की गई है, जबकि 2027 के अनुमान को स्थिर रखा गया है। प्रमुख चालक की बात करते हैं। तकनीक AI में निवेश, निजी क्षेत्र की अनुकूलन क्षमता और राजकोषीय समर्थन को इस स्थिरता का मुख्य कारण माना गया है, जो व्यापार नीति में बदलाव के प्रभावों को संतुलित कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसमें मुद्रास्फीति से संबंधित प्रश्न है। तो वैश्विक मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति के 2025 में 4.1% से गिरकर 2026 में 3.8%, 2027 में जो है 3.4% तक का आने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें जो है इकता प्रणाली से संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर भारत में इकता प्रणाली, इकता सिस्टम की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा जो है की गई थी। इल्तुतमिश ने इस व्यवस्था को साम्राज्य को संगठित करने और वेतन के बदले भूमि आवंटन के माध्यम से अपनी सेना और अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया था। इकता प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। इकता का अर्थ, इकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है हस्तांतरीय राजस्व कार्यभार यानी ट्रांसफरेबल रेवेन्यू असाइनमेंट जो है इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है इकतादार की बात करते हैं। तो इकतादार, जिस व्यक्ति को इकता यानी भूमि का टुकड़ा दिया जाता था उसे इकतादार या मुक्ति कहा जाता था। कार्य की बात करते हैं। तो इकतादारों का मुख्य कार्य उस क्षेत्र से राजस्व यानी टैक्स वसूलना, वहां का कानून व्यवस्था बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैन्य सहायता प्रदान करना, ये सभी कार्य उसके होते थे। वेतन व्यवस्था की बात करते हैं। तो इकतादार अपने द्वारा वसूले गए राजस्व से अपना खर्च और सैनिकों का वेतन निकालते थे। शेष राशि जिसे फवाजिल कहा जाता था उसे सुल्तान के खजाने में जमा करना होता था। नेक्स्ट आता है इसमें इकता प्रणाली का विकास। मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। भारत में इकता प्रथा की जड़ें मोहम्मद गौरी के समय में मानी जाती है, जब उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हाँसी का क्षेत्र दिया था, लेकिन इसे एक संस्थागत रूप इल्तुतमिश ने इसको प्रदान किया। अलाउद्दीन खिलजी, उसने भ्रष्टाचार रोकने के लिए इकता प्रणाली को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया था और सैनिकों को नगद वेतन देना जो है शुरू किया था। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं। उसने इकता प्रणाली को वंशानुगत जो है बना दिया, जिससे यह व्यवस्था कमजोर होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें छऊ नृत्य मुख्य रूप से जो है किस राज्य में किया जाता है। तो छऊ जो है नृत्य मुख्य रूप से भारत के 3 पूर्वी राज्यों में किया जाता है। इसकी 3 विशिष्ट शैलियां हैं जो इनके मूल स्थानों के नाम से जानी जाती है। शैली का नाम, संबंधित राज्य और प्रमुख विशेषता। सरायकेला छऊ जो है यह झारखंड, इसमें मुखौटों का प्रयोग अनिवार्य होता है। पुरुलिया छऊ जो है यह पश्चिम बंगाल मनाया जाता है। यह अपनी ऊर्जावान शैली और विशाल मुखौटों के लिए प्रसिद्ध होता है। उसके बाद आता है मयूरभंज छऊ, यह जो है उड़ीसा में मनाया जाता है और इस शैली में मुखौटों का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है छऊ नृत्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। विषय वस्तु, यह नृत्य मुख्य रूप से रामायण, महाभारत और पुराणों जैसी पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। यूनेस्को की बात करें तो मान्यता जो है, यूनेस्को मान्यता छऊ नृत्य के सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने 2010 में इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है इसको शामिल किया था। कब? तो 2010 में। प्राकृति की बात करते हैं। प्राकृति यह एक अर्धशास्त्रीय सेमी क्लासिकल नृत्य है जिसमें मार्शल आर्ट, युद्ध कलाबाजी और एथलेटिक आंदोलन का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है।
वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से धमसा यानी एक बड़ा नगारा और शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस शहर को जोड़ता है, तो इसमें जो है ट्रांस साइबेरियन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो मुख्य रूप से रूस के दो सुदूर छोरों को जोड़ता है। यह मार्ग पश्चिम में मॉस्को को पूरब में व्लादिवोस्तोक से जो है जोड़ता है, यानी पश्चिम में मॉस्को को और पूरब में व्लादिवोस्तोक को यह जोड़ता है। इस मार्ग की जो है मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें जो है कुल लंबाई जो है इसकी कुल लंबाई लगभग 9,289 किलोमीटर है। समय की बात करते हैं तो इस पूरी यात्रा को पूरा करने में लगभग 6 से 7 दिन का समय लगता है। प्रमुख शहर यह मार्ग यूराल पहाड़ों को पार करते हुए पर्म, येकातेरिनबर्ग, ओमस्क, नोवोसिसबर्स्क, इरक्तुस और जो है खाबरोवस्क जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्रों से होकर यह गुजरता है। प्राकृतिक आकर्षण की बात करें तो यह मार्ग दुनिया की सबसे गहरी ताजे पानी की झील बैकाल झील के किनारे से होकर गुजरता है, जो इस यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट है इसकी अन्य महत्वपूर्ण शाखाएं की बात करें तो ट्रांस मंचूरियन यह टार्स्कया यानी रूस से अलग होकर चीन के बीजिंग तक जाती है। ट्रांस मंगोलियन यह उलान उदे यानी रूस से अलग होकर मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर होते हुए बीजिंग तक यह जो है जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरे नंबर पर कौन रहा था। तो एशिया पावर इंडेक्स से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि इस वर्ष भारत के ने जो है 40 अंक यानी 100 में से 40 अंक प्राप्त कर पहली बार प्रमुख शक्ति यानी मेजर पावर का दर्जा हासिल किया। इससे पहले भारत को मध्यम शक्ति यानी मिडिल पावर की श्रेणी में जो है रखा जाता था। नेक्स्ट आता है 2025 की रैंकिंग के 5 शीर्ष देश जो है इसमें इस प्रकार हैं। पहला आता है अमेरिका जिसको स्कोर जो 80.5 है, यह महाशक्ति के रूप में उभरा। दूसरा जो है चीन है, यह 73.7 है, यह महाशक्ति के रूप में उभरा। तीसरा भारत है जो 40 पॉइंट के साथ प्रमुख शक्ति यानी मेजर पावर। चौथा जापान है जो 38.8, यह मध्यम शक्ति। नेक्स्ट आता है रूस जो है यह 32.1 पॉइंट के साथ मिडिल पावर से संबंधित यह जो है आता है। भारत की स्थिति के मुख्य बिंदु की बात करें, जापान को पीछे छोड़ा, भारत ने जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है। मजबूत पक्ष भारत का प्रदर्शन भविष्य के संसाधन फ्यूचर रिसोर्सेज और आर्थिक क्षमता के मामले में सबसे बेहतर रहा है, जहां वह तीसरे स्थान पर है। कमजोर पक्ष की बात करें तो रक्षा नेटवर्क यानी डिफेंस नेटवर्क भारत का सबसे कमजोर क्षेत्र रहा, जहां इसकी रैंकिंग जो है 11वीं देखी गई है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2025 में भारत का रैंक क्या रहा। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 131वें स्थान पर रहा। जून 2024 में जारी पिछली रिपोर्ट के तुलना में भारत की रैंकिंग में 2 स्थानों की गिरावट आई है। 2024 में भारत 129वें स्थान पर रहा था। इस वर्ष कुल 148 देशों का सर्वेक्षण किया गया है। 2025 की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु जो है इसमें निम्नलिखित हैं, इसमें देखते हैं। पहला है इसमें भारत का स्कोर। भारत का स्कोर जो है लैंगिक समानता स्कोर जेंडर पैरिटी जो है स्कोर 64.1% जो है इसमें रहा है। नेक्स्ट आता है इसमें क्षेत्रीय स्थिति। दक्षिण एशिया में भारत का प्रदर्शन काफ़ी पीछे रहा। बांग्लादेश 24वें स्थान पर इस क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश रहा। अन्य पड़ोसी देशों में नेपाल 125, भूटान 119 और श्रीलंका 130 भी भारत से ऊपर रहा। प्रमुख आयामों में जो है प्रदर्शन शिक्षा यानी एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करें तो भारत ने यहाँ शानदार प्रदर्शन किया है और 97.1% के साथ जो है लगभग पूर्ण समानता हासिल किया है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करते हैं। हेल्थ एंड सर्वाइवल जन्म के समय लिंगानुपात और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण इस क्षेत्र में भी प्रगति देखी गई है। आर्थिक भागीदारी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन यहाँ भारत का स्थान काफ़ी नीचे 144वां है। हालांकि महिला श्रम बाल भागीदारी में जो है मामूली सुधार हुआ है। राजनीतिक जो है सशक्तिकरण पॉलिटिकल एम्पावरमेंट संसद और मंत्री पदों पर महिलाओं की संख्या में कमी होने के कारण
इस सूचकांक में भी गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट आता है वैश्विक शीर्ष के 5 देश जो हैं। आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष स्थान पर रहा, फिनलैंड दूसरे स्थान पर, नॉर्वे तीसरे, यूनाइटेड किंगडम जो है यह चौथे पोजीशन पर रहा और न्यूजीलैंड जो है यह 5वें पोजीशन पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो इसमें जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर भारत की अधिकांश बड़ी नदियां जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा पश्चिम से पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन कुछ प्रमुख नदियां ऐसी भी हैं जो पूरब से पश्चिम ईस्ट टू वेस्ट की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। इनमें से प्रमुख नदियां जो के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में आगे निम्नलिखित है। पहले आता है इसमें नर्मदा नदी आता है। पहले कौन सा नदी आता है? नर्मदा नदी आता है। उद्गम जो है यह मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से यह जो है इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट है इसमें विशेषता की बात करते हैं। तो विशेषता जो है यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। दूसरा है तापी नदी या ताप्ती नदी इसको बोलते हैं। यह उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से इसका उद्गम होता है। विशेषता यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है और खंभात की खाड़ी अरब सागर में जो है यह गिरती है। नेक्स्ट आता है साबरमती नदी। साबरमती नदी उद्गम राजस्थान के अरावली श्रेणियों से। विशेषता यह राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। अहमदाबाद शहर इसी के तट पर स्थित है। दूसरा है माही नदी। माही नदी जो है यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका जो है उद्गम होता है और विशेषता यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सा नदी है? तो यह जो है माही नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है लूनी नदी की बात करते हैं। लूनी रिवर यह अरावली श्रेणी पुष्कर घाटी से इसका उद्गम स्थल है। विशेषता यह एक अंतःस्थलीय नदी है जो कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है। यह सीधे समुद्र में नहीं पहुंचती है। याद रखने का जो इसमें शॉर्ट ट्रिक आसान ट्रिक है, इसे आप जो है समानता शब्द से जो है याद रख सकते हैं। समानता में जो है सौ होता है, साबरमती होता है, मो जो है माही होता है, नो जो है नर्मदा होता है, ता जो है यह ताप्ती होता है। यह जो है समानता वर्ड जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का एक शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट है इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट, ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती बल्कि समुद्र में मिलने से पहले एस्चुअरी का निर्माण यानी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किस साइकिल द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2 से जो है कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज शर्करा का निर्माण मुख्य रूप से केल्विन चक्र द्वारा, केल्विन साइकिल द्वारा होता है। इसे C3 चक्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बनने वाला स्थिर उत्पाद 3 कार्बन वाला यौगिक जो है होता है। केल्विन चक्र की प्रक्रिया को मुख्य रूप से 3 चरणों में हम लोग देखते हैं। तो इसका 3 चरण में पहला चरण है कार्बोक्सीकरण। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है जहां वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को एक 5 कार्बन वाले अणु यानी RUBP यानी राइबुलोज 1 और 5 बाइफॉस्फेट के साथ जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को रूबिस्को नामक एंजाइम उत्प्रेरित करता है। दूसरा आता है रिडक्शन यानी अपचयन। इस चरण में ATP और NADPH जो प्रकाश अभिक्रिया में बनते हैं का उपयोग करके CO2 से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। यहाँ ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक कार्बन को कार्बनिक रूप में बदला जाता है। नेक्स्ट है पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन। चक्र को निरंतर जारी रखने के लिए RUBP अणु का पुनरुद्भवन आवश्यक है। इसमें भी ATP की ऊर्जा खर्च होती है ताकि चक्र अगली यानी CO2 प्राप्त करने के लिए तैयार हो सके। इसके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो स्थान यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। प्रकाश की निर्भरता, इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसे सीधे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती बल्कि यह प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादों ATP और NADPH पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में आयोजित भारत सरकार द्वारा SDG की मुख्य बैठक का उद्देश्य क्या था?
तो इसका राइट आंसर हाल ही में मार्च 2026 में भारत सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को लेकर 2 अत्यंत महत्वपूर्ण और मुख्य बैठक कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनका उद्देश्य भारत की एजेंडा 2030 की प्रतिबद्धता को और मजबूत करना था। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला यानी नई दिल्ली 24 से 25 मार्च 2026। नीति आयोग ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा वीएनआर और राष्ट्रीय एसडीजी कार्यान्वयन पथ पर एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला जो है आयोजित की है। इसका जो है मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच पीयर लर्निंग, एक दूसरे से सीखना को बढ़ावा देना, शासन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, वैश्विक प्रतिबद्धताओं को बेहतर विकास परिणामों में बदलने के लिए शासन प्रणालियों को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। स्थानीयकरण की बात करते हैं, लोकलाइजेशन। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी ने इस बात पर जोर दिया कि विकास के लाभ जमीनी स्तर यानी गाँव और जिलों तक पहुँचाने के लिए एसडीजी का स्थानीयकरण अनिवार्य है। विषय की बात करते हैं तो कोई भी पीछे ना छूटे, लिविंग नो वन बिहाइंड, लैंगिक समानता और डेटा इकोसिस्टम को मजबूत करना इसका विषय है। राष्ट्रीय डेटा कार्यशाला पटना मार्च 2026। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई ने बिहार सरकार और यूएनडीपी के सहयोग से 20 राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की। मुख्य उद्देश्य जो है डेटा संचालित नीति निर्माण, डेटा ड्राइवन पॉलिसी मेकिंग और एसडीजी मॉनिटरिंग को मजबूत करना। नेक्स्ट आता है इसमें ग्रीन अकाउंटिंग। ग्रीन अकाउंटिंग की बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों की स्थिरता को मापने के लिए पर्यावरण लेखांकन एनवायरमेंटल अकाउंटिंग पर विशेष ध्यान जो है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट आता है इसमें डेटा गुणवत्ता। प्रशासनिक और सर्वेक्षण आधारित प्रणालियों को जोड़कर एसडीजी संकेतों की ट्रैकिंग में सुधार करना। नेक्स्ट है इन बैठकों का सामूहिक लक्ष्य यानी समरी की बात करते हैं तो इस समरी में जो है इन आयोजनों की बात करते हैं, इन आयोजनों में अंतिम लक्ष्य सहयोगात्मक संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि भारत 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सभी 17 लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्र का आदान प्रदान किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों यानी इनक्लेव्स के आदान प्रदान और सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया गया था। इस ऐतिहासिक संशोधन से जुड़ी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला है भूमि सीमा समझौता। यह संशोधन 1974 के द्विपक्षीय भूमि सीमा समझौते के प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। इसके तहत भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों इनक्लेव को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्र भारत को सौंप दिया। नेक्स्ट आता है इसमें भौगोलिक प्रभाव की बात करते हैं तो इस आदान प्रदान से भारत के 4 राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ। पहला इसमें असम हुआ, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा मेघालय और चौथा त्रिपुरा। इसमें 4 राज्यों की सीमा में बदलाव हुआ। नेक्स्ट आता है इसमें इसके जो है परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम क्या रहे तो इसके परिणाम जो है इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को अपनी इच्छा के अनुसार भारत या बांग्लादेश की नागरिकता चुनने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है संवैधानिक महत्व की बात करते हैं। चूंकि इस समझौते में भारत के क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपना शामिल था, इसीलिए बेरूबाड़ी यूनियन मामले 1960 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना अनिवार्य था। नेक्स्ट आता है इसमें एक रोचक तथ्य की बात करते हैं तो इस समझौते के बाद दुनिया का एकमात्र तीसरा स्तर का अंतर क्षेत्र काउंटर इनक्लेव समाप्त हो गया, जो भारत के भीतर बांग्लादेश का हिस्सा था और उसके भीतर भारत का एक छोटा टुकड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो शेरे पंजाब लायन ऑफ पंजाब के नाम से मुख्य रूप से 2 महान भारतीय व्यक्तित्वों को जाना जाता है, जो अपने अपने समय में साहस और नेतृत्व के प्रतीक रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसमें पहला है महाराजा रंजीत सिंह। पहला जो है इसमें महाराजा रंजीत सिंह है। तो महाराजा रंजीत सिंह जो है सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह को सबसे पहले
शेरे पंजाब की उपाधि दी गई थी। शासन की बात करते हैं, उन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पंजाब में एक शक्तिशाली और धर्मनिरपेक्ष सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। साहस उन्हें उनकी वीरता, कुशल सैन्य रणनीति और अफगान आक्रमणकारियों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए सम्मानजनक नाम जो है प्रदान किया गया। दूसरा आता है इसमें लाला लाजपत राय। दूसरा कौन आते हैं इसमें? लाला लाजपत राय आते हैं। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी और लाल बाल पाल तिकरी के सदस्य लाला लाजपत राय को भी शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। योगदान की बात करते हैं, उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पंजाब में राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साइमन कमीशन 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान उन पर हुए लाठीचार्ज के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे भारतीय इतिहास के एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है याद रखने योग्य अन्य उपाधियों की बात करते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है और बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संशोधन अधिनियम से मिला है? तो इसका राइट आंसर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी का दर्जा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा प्रदान किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में दो नए अनुच्छेद 239 का डबल ए और 239 का ए बी जोड़े गए थे। इस ऐतिहासिक संशोधन की मुख्य विशेषताएं जो है निम्नलिखित हैं। विशेष दर्जा की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है कर दिया गया। नेक्स्ट आता है इसमें विधानसभा की स्थापना। विधानसभा की स्थापना, इसके तहत दिल्ली के लिए एक विधानसभा और एक मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया। प्रशासक का पद की बात करें, दिल्ली के प्रशासक को अब उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के रूप में नामित किया गया। शक्तियों का बंटवारा, दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई, लेकिन तीन महत्वपूर्ण विषय लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि यानी लैंड यानी केंद्र सरकार के नियंत्रण में जो है इसको रखा गया है। नेक्स्ट आता है संशोधन की पृष्ठभूमि। यह संशोधन एस बालकृष्णन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, जिसने दिल्ली को एक विशेष प्रशासनिक ढांचा प्रदान करने का सुझाव दिया था। दिल्ली से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है 239 का डबल ए दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान, विधानसभा और उपराज्यपाल की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 239 का ए भी दिल्ली में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में प्रावधान, राष्ट्रपति शासन जो है 239 का ए बी में प्रावधान जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दिया गया था? तो काकोरी कांड से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 के मामले में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी नहीं दी गई थी, क्योंकि वे पुलिस की पकड़ में नहीं आए थे और फरार घोषित कर दिए गए थे। इस ऐतिहासिक कांड में मुख्य रूप से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी शामिल थे। मुकदमे के बाद 4 प्रमुख क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई थी। जिन्हें फांसी दी गई थी उन्हें शहीद यानी कि उनका जो है नाम नीचे निम्नलिखित है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल हैं गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खां जो है फैजाबाद जेल में, ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद के नैनी जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा जेल में। इन्हें तय तारीख से 2 दिन पहले 17 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। जिन्हें फांसी नहीं हुई अन्य सजाएं की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद वे कभी पकड़े नहीं गए, बाद में 1931 में एलिफेंट पार्क में शहीद हो गए। नेक्स्ट आता है सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्हें आजीवन कारावास काला पानी की सजा दी गई थी। मम्मथ नाथ गुप्त जो है इन्हें 14 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी। योगेश चंद्र चटर्जी इन्हें 10 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी। काकोरी कांड से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो नया नाम, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, क्योंकि कांड शब्द अपमानजनक प्रतीत होता था। नेक्स्ट आता है उद्देश्य की बात करते हैं तो ब्रिटिश सरकारी खजाने को लूटना ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए हथियार खरीदे जा सके। ट्रेन का नाम जो है 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो है उस ट्रेन का नाम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश की साइबर सुरक्षा समिति किस देश में आयोजित की गई थी। यानी देश की साइबर सुरक्षा समिट जो है हाल ही में अक्टूबर 2025 में 72 देशों की साइबर सुरक्षा समिति और सहयोग से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक भारत नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। यह मुख्य रूप से काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव CRI के चौथे शिखर सम्मेलन का हिस्सा था, जिसकी मेजबानी भारत ने की थी। इस बैठक से जुड़ी प्रमुख जानकारी निम्नलिखित है। आयोजन स्थल की बात करते हैं, नई दिल्ली भारत में है। नेक्स्ट आता है प्रतिभागी की बात करते हैं। इसमें दुनिया भर के 72 देशों और कई बहुराष्ट्रीय संगठनों जैसे यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बढ़ते रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए एक साझा रणनीति तैयार करना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना। भारतीय नेतृत्व भारत ने इस शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के बीच साइबर सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय और डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल विकसित करने पर जोर दिया। इस बैठक के प्रमुख निष्कर्ष की बात करते हैं तो प्रमुख निष्कर्ष में सूचना साझाकार की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रैंसमवेयर हमलों की शुरुआती चेतावनी देने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क बना। कानूनी ढांचा, साइबर अपराधियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना। क्षमता निर्माण, कम विकसित देशों को अपनी डिजिटल बुनियादी संरचना जो है सुरक्षित करने में मदद करना। साइबर सुरक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं इसमें तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के इस सूचकांक में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा है। G20 सम्मेलन 2023 भारत की अध्यक्षता के दौरान भी साइबर सुरक्षा एक प्रमुख एजेंडा रहा था, जहां साइबर रेजिलिएंट भविष्य के लिए प्रतिबद्धता जो है यह जताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, चोल वंश के किस शासक शुरुआत में सामंत थे। चोल वंश के शासक शुरुआत में किसके सामंत थे। तो इसका राइट आंसर, चोल वंश के शासक शुरुआत में कांचीपुरम के पल्लव सामंत जो है कांचीपुरम के पल्लव के सामंत थे। 9वीं शताब्दी के मध्य तक चोलों ने पल्लवों के अधीन रहकर शासन किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति संगठित की और एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। चोल साम्राज्य के उदय की मुख्य कड़ियों की बात करें तो इसमें आगे है, पहला है विजयालय। विजयालय जो है चोल वंश के संस्थापक थे, इन्हें चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 850 ईस्वी के आसपास पल्लवों और पांड्यों के बीच चल रहे संघर्ष का लाभ उठाया। तंजौर पर विजय, विजयालय के मुतरयाड़ परिवार से तंजौर छीन लिया, जो उस समय पल्लवों के अधीन थे। उन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ जो है निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। पूर्ण स्वतंत्रता, विजयालय के उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम ने पल्लव राजा अपराजित बर्मन को युद्ध में हराकर पल्लव प्रभुत्व को पूरी तरह समाप्त कर दिया और चोलों को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में जो है स्थापित किया। नेक्स्ट आता है चोल प्रशासन की विशेषता। चोल प्रशासन की विशेषता की बात करें तो चोल वंश अपने स्थायी स्वशासन, विलेज सेल्फ गवर्नमेंट और शक्तिशाली नौसेना के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। इनके समय में उत्तर मेरूर शिलालेख से ग्राम प्रशासन की विस्तृत जानकारी इसमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।